दोस्तों कोविड अब एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, जहां पर न्यूज हेडलाइन से लेकर गवर्नमेंट गाइडलाइंस तक दिन ब दिन रोज चेंज होते जा रही है। ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि बीते 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में एक नया वेरिएंट सामने आया। क्या है ये वेरिएंट, कितना तेजी से ये फैलता है, क्या इस वैक्सीन का असर इस वेरिएंट पर रहेगा या फिर कितनी गिरावट आई है वैक्सीन के असर की, और क्या भारत में पॉसिबल थर्ड वेव का जो खतरा बन रहा है वो सब इसी वेरिएंट के कारण आएगी, थर्ड वेव आ सकती है या नहीं। आइए जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है भवानी सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं क्वेस्ट विद भवानी सिंह। दोस्तों WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा है। यह ग्रीक कोड नेम्स को फॉलो करते हुए अगली कड़ी है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड देन और वेरिएंट्स और फिर ओमिक्रॉन। इस वेरिएंट को WHO ने 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है। यानी 24 नवंबर को यह डिस्कवर हुआ साउथ अफ्रीका में और 26 नवंबर तक WHO ने इस पर जो स्टडी किया और उसके आधार पर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में दोस्तों वो वायरसेस होते हैं या फिर उनको डाला जाता है, उन वेरिएंट्स को डाला जाता है जो ट्रांसमिएबिलिटी यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड के लिए ज्यादा घातक होने की पॉसिबिलिटी होती है जिनकी। तो WHO उनकी स्टडी के लिए उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डालता है और ताकि उन पर ज्यादा गहनता से रिसर्च की जा सके। दोस्तों तुलियो दे ओलिवेरा जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के साउथ अफ्रीका में, वो कहते हैं कि देयर वाज एन अनयूजुअल कॉन्स्टेलेशन ऑफ म्यूटेशंस। मतलब ये कि ये जो म्यूटेशन हुआ है बाकी जो वेरिएंट है जो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो रखे हैं उनसे काफी अलग है और इस वेरिएंट ने उनको सरप्राइज किया है। क्योंकि ये जो वेरिएंट है जो साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि डेल्टा के बाद जो अदर वेरिएंट्स आने हैं उन सबको सरपास करके ओमिक्रॉन आया है। यानी कि ये जो वेरिएंट आया है ये बड़ा जंप है एक इवोल्यूशन पर। माना जा रहा है कि इसने जो है इवोल्यूशन पर बड़ा जंप किया है। मतलब बहुत से ऐसे म्यूटेशंस को साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि आने वाले हैं, लेकिन उनकी जगह ये जो एक जंप के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है। दोस्तों मीडिया ब्रीफिंग में प्रोफेसर ओलिवेरा ये भी कहते हैं कि ये जो वेरिएंट है इसके अंदर 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं और जिनमें से भी 30 म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर है। स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन जिसकी वजह से ये जो वेरिएंट है या ये वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इस प्रोटीन अकेले प्रोटीन पर 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं। इसको अगर हम डेल्टा के मुकाबले कंपेयर करें तो डेल्टा में सिर्फ 9 म्यूटेशंस थे स्पाइक प्रोटीन पर। आइए दोस्तों समझते हैं कि म्यूटेशन किसी भी वायरस में क्यों होते हैं और क्यों ये परिवर्तन आता है। जब भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो खुद की कॉपीज बनाने लग जाता है। कई बार कॉपिंग के इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों एक मिस्टेक रह जाती है, डीएनए कॉपिंग के इस प्रोसेस में मिस्टेक आ जाती है और उस वजह से एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है। कई बार ये म्यूटेशंस, हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार ये म्यूटेशंस खराब ही होंगे, कई बार इनका असर ऐसा नहीं रहता है जितना ये इतने मतलब हावी नहीं होते हैं हमारे ऊपर या फिर कम्युनिटी स्प्रेड के लिए नहीं जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है या फिर डीएनए कॉपिंग के टाइम कोई ऐसा वेरिएंट सामने आ जाता है जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है और उसकी वजह से जो है बहुत ही भारी तबाही मच जाती है भारत और या फिर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। मोटे तौर पर म्यूटेशन को देखें तो दोस्तों म्यूटेशन का सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि वायरस की एक ऐसी कॉपी जो पिछले से थोड़ी सी अलग है लेकिन उसका असर थोड़ा सा ज्यादा है हमारे ऊपर। अगर हम और भी डेप्थ में जाकर वायरस को समझने की कोशिश करें तो यह देखा गया है कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी वायरस का वो पार्ट जो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आता है, उसमें 9 म्यूटेशंस हैं। अगर इसको हम डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें तो उसमें 2 म्यूटेशंस थे सिर्फ। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी ट्रांसमिएबिलिटी जो रेट है यानी फैलने की जो क्षमता है वो कितने गुना बढ़ जाती है। यहां पर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 2 म्यूटेशन होते हुए भी दोस्तों डेल्टा वेरिएंट ने विश्व और भारत में तबाही मचा के रख दी थी। इसमें 9 म्यूटेशंस हैं दोस्तों इस वायरस में, ओमिक्रॉन वेरिएंट में। तो हमें इस चीज से ये सीखने को मिलता है कि इस वेरिएंट को हमें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सी म्यूटेशंस होने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वो म्यूटेशंस हर बार ही खराब होगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, म्यूटेशंस कब और किन सिचुएशन में होती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों कंसर्न ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो उस वायरस से अलग है जो इनिशियली वुहान में मिला था। चाइना के वुहान से जो इनिशियली वायरस निकला था उससे थोड़ा सा अलग है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जो है इस वायरस पर रहेगी, इस वेरिएंट पर रहेगी या रहेगी तो कितनी रहेगी। आइए जानते हैं।
हाल ही में पहला लैब टेस्ट हुआ है साउथ अफ्रीका में इस कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर। उसमें यह पता चला है कि यह वेरिएंट पार्शियली यानी कुछ हद तक वैक्सीन से बचकर निकल जाता है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि एक ड्रॉप या गिरावट तो निश्चित रूप से ही आई है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर इस वेरिएंट पर, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर असर है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ WHO के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रेयान ये कहते हैं कि शुरुआती स्टडी में ऐसे कोई भी साइंस नहीं मिले हैं जिनसे हम ये कह सकें कि ये वेरिएंट वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम कर देता है या बिल्कुल ही उनको सरपास कर दे रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास हाईली इफेक्टिव वैक्सीन हैं अभी तक और ऐसा कोई सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन का केस भी नहीं मिला है। दोस्तों, डॉक्टर रेयान फर्दर कहते हैं कि शुरुआती डेटा में यह पता चला है कि यह वेरिएंट लोगों को उतना तंग या बीमार नहीं कर रहा है जितना डेल्टा वेरिएंट ने बीमार किया था, या जो डेल्टा वेरिएंट के कारण जो सिम्टम्स आए थे उतने हाईली सिम्टम्स इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिल रहे हैं। यह इशारा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में लेस सीवियर या माइल्ड हो सकता है। साउथ अफ्रीकन वायरोलॉजिस्ट ने भी 12 लोगों के जो ब्लड सैंपल्स हैं उनको एग्जामिन करते हुए यही कहा है कि जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है और इतने सीवियर सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं अभी तक जितना हमने ओमिक्रॉन से एक्सपेक्ट किया था। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि अगर कोई पहले से कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और उसके बाद उसने वैक्सीनेटेड भी हो गया है तो वो कई हद तक यानी कि 99% तक इस जो नए वेरिएंट के असर को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिलहाल दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लैब टेस्ट यही कह रहे हैं कि एक ड्रॉप तो निश्चित रूप से हुआ है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को लेकर, लेकिन अभी डेटा इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम कुछ भी कह सकें। अभी कहना दोस्तों जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन बिल्कुल बेअसर है या फिर इतनी इफेक्टिव नहीं है। ओमिक्रॉन को लेकर अगला सवाल बच्चों पे खड़ा होता है दोस्तों कि क्या ये जो वेरिएंट है वो बच्चों पर ही ज्यादा असर कर रहा है या बच्चों पर ही डोमिनेटिंग रहेगा ये वेरिएंट। आइए जान। बच्चों में आमतौर पर यह कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है और कोविड को लेकर खासकर अभी तक बच्चों में अच्छा असर और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 2020 से लेकर अब तक मेजोरिटी ऑफ यंग पॉपुलेशन माइल्ड से लेकर सीवियर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन उनमें से कोई भी डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड केसेस सामने नहीं आए थे। आमतौर पर खांसी, जुकाम या बुखार जैसे सिम्टम्स सामने आए थे, लेकिन उनमें कोई भी डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड केसेस सामने नहीं आ रहे थे। आमतौर पर खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स तो सामने आ रहे थे, लेकिन कोई भी सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ्स खासकर बच्चों में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अब इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन, खासकर भारत के अंदर 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में वैक्सीनेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो वो बच्चे एक पॉसिबल रिस्क पर तो जरूर हैं इस नए वेरिएंट को लेकर। अगर हम साउथ अफ्रीका की रीसेंट रिपोर्ट्स को देखें तो ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले, लेकिन उनमें सिम्टम्स जो है वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ ही है। डॉक्टर रूडो मैथिवा जो कि हेड है इंटेंसिव केयर की, उनका कहना है कि 5 से 10 बच्चे एक समय पर एडमिट करने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो एडमिटेड बच्चे हैं उन पर कोई सीवियर सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स अब एक ही बात बोल रहे हैं कि बच्चों में अब वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 12 साल से ऊपर की एज वाले बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने दोस्तों ये वार्न तो जरूर किया है कि बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन केसेस बढ़ने का खतरा जरूर है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा खतरा है। मोटे तौर पर कहें तो दोस्तों बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन केसेस बढ़े तो हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी भी होगी और गलत भी होगा कि यह वेरिएंट जो है सिर्फ बच्चों पर असर करता है। अगर इंडिया की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट सुमित्रा दास जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स की तरफ से हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर ओमिक्रॉन बच्चों पर उतना प्रभावशील नहीं होगा जितना साउथ अफ्रीका में हुआ है। दोस्तों ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें तो काफी देशों ने अपनी फ्लाइट्स जो है बंद कर दी हैं, साउथ अफ्रीका से आने वाली और एज वेल एज दूसरे देशों से भी फ्लाइट्स बंद होने लग रही हैं अब। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अब लग रहे हैं ये बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अब 50 से भी ज्यादा देशों में पहले से फैल चुका है। अगर इकोनॉमी की बात करें दोस्तों तो कोविड की दूसरी लहर यानी जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से तो सेकेंड वेव आई थी, उसके बाद अब इकोनॉमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही थी भारत की। लेकिन अगर थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी बनती है जो कि जैन या फेब में आने की संभावना एक्सपर्ट्स बता रहे हैं,
तो इकोनॉमी पर एक गहरा असर पड़ेगा। अगर मोटे तौर पर देखें दोस्तों तो ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जरूर माइल्ड है, लेकिन हमें इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि यही ढाल है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।